नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने गुजरात प्रवास पर हैं। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने केवड़िया में मां नर्मदा के पावन तट पर मॉर्निंग वॉक की। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और विधायक गढ़ भी जो है वो मौजूद रहे। आपको बता दें, सीएम शर्मा ने एक्स पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने लिखा कि आज केवड़िया गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर मॉर्निंग वॉक के दौरान मन को अपार शांति और अलौकिक आध्यात्मिक आनंद की अनुभूति हुई। मॉर्निंग वॉक न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, बल्कि मानसिक शांति और आत्मिक उत्थान का भी साधन है। तो गुजरात के प्रवास पर सीएम भजनलाल शर्मा जो है वो पहुंचे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने मां नर्मदा के तट पर मॉर्निंग वॉक भी किया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जो है उनके साथ मौजूद रहे। तो आपको बता दें, मां नर्मदा के तट पर सीएम भजनलाल शर्मा ने मॉर्निंग वॉक किया। उनके साथ भूपेंद्र यादव भी जो है वो मौजूद रहे। पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनके साथ कई और अधिकारीगण जो है वो मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने नर्मदा के तट पर वॉक को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है मॉर्निंग वॉक, इससे आनंद की अनुभूति होती है और अलौकिक आध्यात्मिक अनुभूति भी जो है इस वॉक से होती है। तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है ये मॉर्निंग वॉक, बल्कि मानसिक और शांति उत्थान का भी साधन है। तो पर्यावरण मंत्री भी जो है सीएम भजनलाल शर्मा के साथ वहां मौजूद रहे। सभी ने मॉर्निंग वॉक किया। नर्मदा के तट पर यह मॉर्निंग वॉक जो है सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से किया गया। पर्यावरण मंत्री भी उनके साथ जो है वो मौजूद रहे। तो आपको बता दें, गुजरात दौरे पर हैं सीएम भजनलाल शर्मा, जहां वो कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत मां नर्मदा के तट पर मॉर्निंग वॉक से की। उसके बाद वो कैबिनेट के साथ मीटिंग भी करेंगे। कई अहम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा भी की जाएगी। आपको बता दें, पर्यावरण मंत्री भी जो है इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। पर्यावरण से संबंधित कई मुद्दों पर जो है चर्चा किया जाएगा। गुजरात की सरकार और भजनलाल यानी राजस्थान की सरकार मिलकर कुछ नए पहलुओं पर भी चर्चा कर सकते हैं। तो आपको बता दें, गुजरात दौरे पर हैं सीएम भजनलाल शर्मा, जहां उनके साथ कई मंत्री भी जो हैं वहां पहुंचे हुए हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी इस दौरान जो है उनके साथ मौजूद रहे। आपको बता दें, सबसे पहले शुरुआत उन्होंने मॉर्निंग वॉक के साथ किया। मां नर्मदा के तट पर उन्होंने मॉर्निंग वॉक किया। इस मॉर्निंग वॉक की अनुभूति को भी उन्होंने एक्स पर शेयर किया। कहा कि ये काफ़ी आध्यात्मिक अनुभूति थी, मां नर्मदा के तट पर मॉर्निंग वॉक करना। इसके साथ ही उन्होंने कहा, वॉक करना शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी है। इस तरह के ट्वीट जो हैं वो सीएम भजनलाल शर्मा की तरफ से किए गए हैं। आपको बता दें, गुजरात दौरे पर वो पहुंचे हुए हैं। उनके साथ पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र चौधरी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ आस्था यदुवंशी जो हैं वो जुड़ चुके हैं। आस्था, गुजरात दौरे पर सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हुए हैं। क्या उम्मीद जताई जा रही है कि किन मुद्दों पर जो है इस वक्त चर्चा की जा सकती है? प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जनता को कैसे जोड़ना है। जी बिल्कुल आस्था, अगर बात की जाए, जैसा कि आपने बताया कि प्रशिक्षण चल रहा है, इस पे भी चर्चा की जा सकती है। इसके अलावा क्योंकि उनके साथ पर्यावरण मंत्री भी जो है वो मौजूद हैं, तो क्या कोई नई उम्मीद राजस्थान के लिए? आस्था, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, पर्यावरण से संबंध पूरी योजनाएं ला रही है सरकार। जी, उसके अलावा बिल्कुल आस्था, आपको मेरी आवाज आ रही है? अब रुक करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद राजस्थान के 28 शहरों में भी युद्ध के हालात में बचने के लिए कल यानी 7 मई को मॉक ड्रिल होगी। आपको बता दें, 3 कैटेगरी में बांटे गए शहरों में
कोटा, रावतभाटा, चित्तौड़गढ़ को सबसे संवेदनशील शहरों वाली कैटेगरी में रखा गया है। वहीं जयपुर सहित 18 जिलों को कम संवेदनशील वाली दूसरी कैटेगरी में रखा गया है। आपको बता दें, वहीं सबसे कम संवेदनशील वाली कैटेगरी में 8 शहर जो है वो शामिल है। इन शहरों में रात में सायरन बजेंगे और ब्लैकआउट भी होगा। हालांकि मॉक ड्रिल का टाइम अभी तक तय नहीं हुआ है। सिविल डिफेंस की टीमों ने मंगलवार यानी आज इस एक्सरसाइज की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी। तो आपको बता दें, 28 शहरों में कल मॉक ड्रिल जो है वो किया जाएगा। सायरन बजेंगे। युद्ध हमले से पहले बचाव के लिए ये मॉक ड्रिल जो है कल किया जाएगा। आपको बता दें, इस तरह की तैयारियां जो है 1971 में हुई थी। इस तरह की तैयारियां राजस्थान के कई शहरों में कल जो है वो मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो आपको बता दें, गृह मंत्रालय की तरफ से ये आदेश जारी किया गया था कि सभी राज्यों में मॉक ड्रिल की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी जाए। इसी बीच अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के 28 शहरों में मॉक ड्रिल जो है वो कल किया जाएगा। उसके बाद कई शहरों को संवेदनशील, कम संवेदनशील की लिस्ट में भी रखा गया है। आपको बता दें, सबसे कम संवेदनशील शहरों में 8 शहरों को शामिल किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, दूसरी कैटेगरी में भी कुछ शहरों को रखा गया है, जिसमें जयपुर सहित 18 जिले जो है वो कम संवेदनशील लिस्ट में रखे गए हैं। तो आपको बता दें, 1971 में ऐसी तैयारियां जो है वो की गई थी। उसके बाद कल इस तरह की तैयारियां जो है देखने को मिलेगी। राजस्थान में 28 शहरों में कल पूरा जो है वो मॉक ड्रिल किया जाएगा। सिविल डिफेंस की टीमों ने मंगलवार यानी आज से ही इस एक्सरसाइज की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। तो 28 शहरों में कल मॉक ड्रिल किया जाएगा। सायरन बजेंगे। युद्ध हमले से बचाव के लिए मॉक ड्रिल जो है वो पूरे देश में जो है वो किया जा रहा है। आपको बता दें, इसी बीच 28 शहरों में कल राजस्थान में मॉक ड्रिल होगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ आस्था यदुवंशी जो है वो जुड़ चुकी है। आस्था, कल मॉक ड्रिल होने वाला है, ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं राजस्थान में? राजस्थान में 4 बातों पर जोर दिया गया है। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन को बजाया जाएगा जी। हमले के समय नागरिकों को खुद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी जी। मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट किया जाएगा जी। महत्वपूर्ण कारखानों और ठिकानों को हमले के वक्त छिपाया जाएगा। जी बिल्कुल। आस्था, अगर बात की जाए संवेदनशील इलाकों की, तो सबसे संवेदनशील इलाका कौन कौन सा जिसको लिस्ट जारी किया गया है? जी प्रज्ञा जी। कोटा और रावतभाटा को। जी, यानी कोटा और रावतभाटा जो है सबसे संवेदनशील इलाके हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए आस्था, उसके अलावा कौन से ऐसे शहर हैं जो जिन्हें भी मॉक ड्रिल के लिए लिस्ट में रखा गया है? कोटा, भारतवाटा, अजमेर, अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर। प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ तैयारियां जो है आस्था किया जा रहा है? सायरन बजाया जाएगा जी। ट्रेनिंग दी जाएगी जी। अभी ये सूचना आई है सामने निकलकर। जी जी। आस्था, ट्रेनिंग जो है वो आज से शुरू कर दी गई है या कल ही दी जाएगी? आज से शुरू भी कर दी गई है कुछ ट्रेनिंग, और कल भी दी जाएगी। जी। प्रशासन की तरफ से और क्या कुछ आदेश जो हैं वो पब्लिक को दिए गए हैं इस मामले में? पब्लिक को जी। आस्था, आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे रुक करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के प्रत्यावर्तन और निष्कासन के लिए पुलिस ने विशेष अभियान चलाया है। आपको बता दें, जिला स्तर पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया, जिसमें 60 बांग्लादेशी नागरिकों को दस्तयाब किया गया है, जिनमें 25 पुरुष, 24 महिलाएं और 11 बच्चे जो हैं वो शामिल हैं। आपको बता दें, एसपी ने बताया कि सरकार और पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार प्रतिबंधित बांग्लादेशी नागरिकों के प्रत्यावर्तन और निष्कासन अभियान के तहत जिला पुलिस जो है वो लगातार
कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें, अभियान की सफलता के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अतुल साहू के निर्देशन पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान के प्रयास जो है वो लगातार किए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ जो अभियान है वो काफी तेज हो चुका है। जिला स्तर पर सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, हिरासत में अभी तक 60 बांग्लादेशियों को लिया गया है। वो अवैध रूप से वहां रह रहे थे, उसके बाद से यह एक्शन जो है जिला स्तर पर चलाया गया और 60 अवैध बांग्लादेशियों को जो है गिरफ्त में लिया गया है। तो आपको बता दें, लगातार सरकार की तरफ से यह अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। तो हिरासत में लिए गए हैं 60 अवैध बांग्लादेशी। जिला स्तर पर लगातार ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ये अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। तो हिरासत में लिए गए हैं 60 अवैध बांग्लादेशी। जिला स्तर पर ये सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है, जिसमें 60 अवैध बांग्लादेशियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जो है लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें, पुलिस अधीक्षक अतुल साहू के निर्देशन पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ ये कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अभियान की सफलता के लिए पूरा श्रेय जो है उन्हीं को दिया जा रहा है, क्योंकि 60 अवैध बांग्लादेशियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला में लगातार ये कार्रवाई जो है वो चल रही है, सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए इमरान रियाज जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, लगातार अवैध प्रवासियों को लेकर प्रशासन जो है कार्रवाई कर रही थी, लेकिन इसी बीच 60 अवैध बांग्लादेशियों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इसके अलावा और क्या कुछ एक्शन जो है वो प्रशासन और पुलिस की तरफ से की जा सकती है? प्रज्ञा, पहलगाम हमले के बाद सीएम मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने समीक्षा बैठक ली थी जी। और अवैध रूप से जो बांग्लादेशी रह रहे हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने के और सर्च अभियान जगह जगह राजस्थान में चलाने के सख्त निर्देश दिए थे प्रशासन को जी। पुलिस प्रशासन ने इसी समीक्षा बैठक से मिले निर्देशों के तहत अभियान चलाने शुरू कर दिए और धरपकड़ चालू करी। इसमें अवैध बस्तियां जो बसी हुई है बांग्लादेशी, जहाँ पे ये बांग्लादेशी रहते हैं वहाँ एक बस्ती बना लेते हैं जी। इन बस्तियों की छापेमारी करी इंटेलिजेंस के थ्रू और इनकी धरपकड़ चालू करी, जिसमें ये हर जिला स्तर पे ये निर्देश दिए गए हैं, जिससे ये बांग्लादेशी पकड़ में आ रहे हैं। और 60 के करीब, आपने बताया कि 60 के करीब जो है ये बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। इनके आधार कार्ड, राशन कार्ड भी बने हुए पाए गए हैं। बिल्कुल इमरान, अगर बात की जाए अब जो अवैध बांग्लादेशी जो हैं वो पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ क्या कुछ एक्शन जो है वो सरकार ले सकती है? क्या उन्हें वापस भेजा जा सकता है? हाँ प्रज्ञा, इनको वापस भेजने की तैयारी करी जा रही है। अभी इनको हिरासत में लिया गया है जी। और कोर्ट के अंदर इनको पेश किया जाएगा। कोर्ट से फिर इनको आदेश के तहत कार्रवाई करी जाएगी। बिल्कुल इमरान, अगर बात की जाए, क्योंकि ये अवैध बांग्लादेशी हैं, देश के खिलाफ भी कुछ एक्शन ले सकते हैं, तो क्या इस तरह की कोई जानकारी मिली है जिससे कि किसी आतंकवादी से इनका संबंध हो, इस तरह की कोई जानकारी? इसके ऊपर इनसे रिमांड की अवधि ली जाएगी कोर्ट के अंदर पेश करके, फिर रिमांड के अंदर इनसे पूछताछ करी जाएगी कि कहीं इनके लिंक, कहीं इनके संबंध विदेशी ताकतों से तो नहीं जुड़े हुए हैं, आपराधिक आतंकवादी गतिविधियों में तो कहीं ये लिप्त नहीं है। इनके मोबाइल की भी छानबीन करी जा रही है, इनके नंबरों की सर्चिंग करी जा रही है कि ये बस्ती में रहने के बावजूद भी ये कहाँ गए हैं जिले में, इनकी गतिविधियां कहाँ हैं और ये किन किन लोगों से टच में है। तो वो मोबाइल की डिटेल जो है वो निकाली जा रही है साइबर टीम के तहत जी। बिल्कुल इमरान, अगर बात की जाए, ये जितने भी अपराधी यानी 60 अवैध बांग्लादेशी जो पकड़े गए हैं, वो सबसे ज्यादा किस इलाके से संबंधित थे? ये राजस्थान जिले के हर जिले के अंदर इसकी छानबीन चल रही है प्रज्ञा। और पहले भी आपको बताया था कि अलवर के अंदर भी बड़ी संख्या में पाए गए हैं, पाली में भी निकले हैं, जोधपुर में भी निकले हैं, जयपुर के अंदर भी निकले हैं, तो जगह जगह ये निकल रहे हैं जी। कोई एरिया डिसाइड इमरान, क्योंकि जिस तरीके से ये आप बता रहे हैं कि बस्ती बना के रहते थे, तो वो कोई एरिया डिसाइड होगा ना? ये बांग्लादेशी जो है, इनके जो कार्य जो होता है, इनका श्रमिक के रूप में ये कार्य करते हैं प्रज्ञा। और इनके कार्य होते हैं जैसे चूड़ी बनाने वाले कारखानों में और ईंट भट्टों में इनको मजदूरी के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये इनकी आड़त जो है वो सस्ती पड़ती है।
तो इस वजह से जहाँ ये इस तरह की इंडस्ट्री होती है छुपी हुई, वहां पर ये अपना श्रम देते हैं और एज ए श्रमिक ये वहां पर रहते हैं। तो वहीं ये अपनी बस्तियां बसा लेते हैं, जो टेंट वेंट और एक लगा के ये रहने लग जाते हैं वहां पे। तो वहीं पे धरपकड़ पुलिस की चालू है और जोर दिया जा रहा है। जहां इस तरह की एक्टिविटी दिख रही है, पुलिस प्रशासन तंत्र काफी एक्टिव है। बिल्कुल इमरान, जैसा कि आपने बताया कि इंडस्ट्रियल एरिया जहां पे वर्क होता है, मजदूरी के रूप में ये काम करते हैं, वहां पे इनकी बस्तियां भी बसाई जाती हैं और ज्यादातर जो है अवैध बांग्लादेशी वहीं से पाए गए हैं। तो इमरान आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां तेज आंधी तूफान बारिश ने जमकर कहर बरपाया है। आपको बता दें, बारिश के चलते जिले में कई जगह पर पेड़ जो हैं वो उखड़ने लगे हैं, बिजली के पोल जो हैं वो गिरने लगे हैं और साथ ही पशुओं के मरने की घटनाएं भी जो हैं वो लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें, तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश के चलते आम जन का जीवन पर भी खासा प्रभाव पड़ रहा है। नागौर वृत्त के अधीक्षण अभियंता अशोक चौधरी ने बताया कि जिले में कई इलाकों में बिजली सप्लाई जो है वो बाधित हुई है, यानी बिजली जो है वहां पे नहीं आ रही है, जिसमें करीब 700 विद्युत पोल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं और करीब 40 से 50 विद्युत ट्रांसफार्मर गिर गए हैं और 33 केवी और 11,000 एलटी लाइन डिस्टर्ब हो गई है। तो आपको बता दें, नागौर में तेज आंधी तूफान का जो है वो कहर देखने को मिला है। आपको बता दें, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज्यादा वहां देखने को मिल रही है। 40 से 50 विद्युत ट्रांसफार्मर जो है वो गिर गए हैं, 33 केवी और 11,000 एलटी लाइन जो है वो डिस्टर्ब हो गई है। यानी आम लोगों के ऊपर ये बड़ा प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम में इतना बड़ा बदलाव हुआ है। तेज आंधी तूफान का कहर जो है वो नागौर में देखने को मिल रहा है। कई जगह बिजली की पोलें जो है वो गिर गई है। तेज तूफान से आम जीवन पर भी खासा प्रभाव जो है वो देखने को मिल रहा है। ट्रिपिंग होने से फीडर प्रभावित हुई है। मेड़ता, जायल, सांजू और खिसवर जो है सब डिवीजन है ट्रिप हो गए। इलाकों में सहायक अभियंता भी इसमें कार्य कर रहे हैं। वहीं इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए इमरान रियाज जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, नागौर में तेज हवाएं का जो है और तूफानों का जो है वो कहर देखने को मिल रहा है। कितने इलाके जो है इससे प्रभावित हुए हैं? राजस्थान में मौसम विभाग ने 3 भागों के अंदर अलर्ट जारी कर रखा था, रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट। तो नागौर को इसमें ऑरेंज अलर्ट की कैटेगरी में रखा गया था और इसी तहत ये तेज आंधी तूफान का कहर वहां पे बरपा है। इसमें जो फसलें जो लगी हुई थी वो फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है किसानों को, और बिजली के ट्रांसफार्मर, बिजली के पोल और घरों की छतें वहां पे ढह गई है। जो कच्ची सड़कें थी उनमें पानी जमा हो गया है, जैसा आप देख रहे हैं। तो काफी कुछ वहाँ की जनता पे बहुत फर्क पड़ा है इसका। बिल्कुल इमरान, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ऐसे में पब्लिक का क्या कुछ रिएक्शन है? क्या प्रशासन की तरफ से कुछ कार्रवाई की गई है? क्या जो पोल गिरे हैं उसका मरम्मत तुरंत से किया जा रहा है? बिजली विभाग ने अपनी तुरंत कार्रवाई चालू कर दी है यहाँ पे प्रज्ञा, और सब्स्टिट्यूट तलाशा गया है कि बिजली बिना इसके कैसे सप्लाई दी जाए। तो जगह जगह इन्होंने जनरेटर्स की व्यवस्था भी करी है और दूसरे पोल से उनको लाइंस को जोड़ा जा रहा है ताकि तुरंत जो है एक बिजली की सुचारू सेवा चालू हो सके। जी बिल्कुल इमरान, अगर बात की जाए मौसम का, तो क्या उम्मीद जताई जा रही है? क्या आने वाले दिनों में भी मौसम का हाल यही रहने वाला है या कुछ बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा? प्रज्ञा, मौसम विभाग ने राजस्थान के सारे जिलों में बारिश का अलर्ट दे रखा है और 2-3 दिन ये सारी मौसम की जो स्थिति है ये ऐसी ही बनने वाली है। जी बिल्कुल इमरान, तो सबसे प्रभावित अगर एरिया की बात की जाए, क्योंकि ये नागौर में हुआ है, उसके अलावा कौन सा एरिया है जो इस तेज तूफान और बारिश के कहर का मार झेल सकता है? जयपुर में भी तेज बारिश है, उदयपुर के अंदर भी बारिश बताई गई है, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर यहाँ पे भी बादल छाए हुए और आंधी तूफान है, और रायसिंह नगर, गंगानगर के क्षेत्रों में भी बारिश का बताया गया है। टोंक में भी आज बारिश हुई है आंधी तूफान के साथ, और मालपुरा में भी आज आंधी बारिश का प्रकोप रहा है यहाँ पे। तो राजस्थान के सारे जिलों के अंदर मौसम विभाग ने अलर्ट दिया था और उसी के तहत मौसम भी वैसा ही देखने को मिल रहा है। प्रज्ञा जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर नागौर से है, जहां पुलिस ने 12 ड्रम में 2000 से अधिक लीटर अवैध बायोडीजल
जब्त किया है। आपको बता दें, थाना अधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि पुलिस और नागौर रसद विभाग ने जोधपुर हाईवे पर अवैध बायोडीजल बेचने की सूचना पर कार्रवाई की है, जिसमें 2000 लीटर से अधिक 12 ड्रम में बायोडीजल बरामद किए गए। वहीं सदर पुलिस और रसद विभाग की टीम ने मिलावट के संदेह पर सैंपल भी भरवाए। इस कार्रवाई में पुलिस को बायोडीजल से संबंधित कोई भी दस्तावेज जो है वो नहीं मिले। जोधपुर हाईवे के खरनाल के पास होटल पर यह काला कारोबार जो है वो चल रहा था। मौके से आरोपी जो है वो फरार हो गया है। आपको बता दें, रसद विभाग द्वारा मामला दर्ज होने के बाद सदर पुलिस ने आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां बीजेपी द्वारा वक्फ सुधार जन जागरण अभियान की श्रृंखला में 9 मई को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर अल्पसंख्यक मोर्चा, युवा मोर्चा और महिला मोर्चा के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे। आपको बता दें, बैठक में बीजेपी के कई नेता भी जो है वो मौजूद रहे। बीजेपी नेता ने इस दौरान कहा कि बीजेपी प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, यानी सस्टेनेबल प्रोसेस है, जो देश भर में जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां प्रशिक्षण शिविर चलाते रहेंगे। तो आपको बता दें, वक्फ सुधार जन जागरण अभियान को लेकर बैठक की गई। 7 मई को जन जागरण अभियान जो है वो शुरू किया जाएगा। आपको बता दें, इस अभियान में केंद्रीय मंत्री जो है वो शिरकत करेंगे। तो इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। अभियान में केंद्रीय मंत्री जो है वो शिरकत करने वाले हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां शिव महापुराण कथा के वक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा ने दक्षिण मुखी बालाजी के दर्शन किए। आपको बता दें, इस दौरान हाथोज धाम महंत पुरुषोत्तम शर्मा और स्वामी बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने उनका दुपट्टा, प्रसाद और श्रीफल देकर स्वागत किया। वहीं इस अवसर पर बड़ी संख्या में हाथोज धाम के परिकर जो हैं वो उपस्थित रहे। तो आपको बता दें, पंडित प्रदीप मिश्रा ने हाथोज धाम में महाकालेश्वर का रुद्राभिषेक और रुद्र पाठ कर प्रदेश की सुख शांति और बाबा आशुतोष की कृपा बनी रहे ऐसी कामना भी की। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर टोंक से है, जहां अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। आपको बता दें, जिले भर में पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है वो दिखाई दे रहा है। दिन भर सूरज की लुका छुपी के बाद शाम को धूल भरी हवाओं के साथ आंधी और बारिश जो है वो शुरू हो जा रही है। शहर के समेत जिले कई इलाकों में झमाझम बारिश होने से तापमान में भी जो है वो गिरावट दर्ज की गई है। इससे गर्मी से तो थोड़ी राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिन आंधी और बारिश होने की संभावना जो है वो बनी हुई है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।